नमस्कार। नया साल मुबारक हो। vaccineindia.org और हमारे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और इस नए साल में हमारे देश में हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना का बचाव होगा और कोरोना के लिए हमारी दवाइयाँ और वैक्सीन बनेगी। अब मैं हूँ डॉक्टर अजय गंभीर, सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। हम लोगों ने आज जो मुद्दा ले रहे हैं और बहुत आ रहा है कि कल गवर्नमेंट ने हमारे 2 वैक्सीन को, एक सीरम इंस्टीट्यूट की जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बनाएंगे, सारे ट्रायल ऑक्सफोर्ड में हुए हैं, और दूसरी कोवैक्सीन जिसके ट्रायल चल रहे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन ठीक है या नहीं है उनका। दूसरा, ये जो हमारे म्यूटेशन की बात हो रही है कि ये वायरस जो है, जो ब्रिटेन वाला वायरस आया और हमारी सरकार अभी जागी है, ये क्या कोई नई चीज़ है। देखिए, ये पहले भी बोल चुके हैं, कोरोना वायरस जो है ये आरएनए वायरस है और डीएनए का हेलिक्स होता है और उस सीढ़ी पे डीएनए खड़ा होता है और ये बहुत स्टेबल होता है डीएनए, जबकि आरएनए स्टेबल नहीं होता। ये इसके टूटता रहता है और ये नया नया बनता रहता है। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 अमीनो एसिड इसके चेंज होते रहते हैं 1 महीने के अंदर से 1 साल के अंदर। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। आप देखें तो हमारी यूएसए में 8 स्ट्रेन कोरोना वायरस की चल रही हैं। अब देखा गया यूके में 12 स्ट्रेन्स कोरोना वायरस की हैं। जब मैं कोरोना वायरस बोलता हूँ तो मैं एक कंपैरिजन करता हूँ। सपोज़ एक हमने कंपैरिजन कर लिया, एक एनिमल से, भैंस से कर लिया, जो काली भैंस है और जिसके इतने सींग नहीं हैं। अगर वो स्ट्रेन काली भैंस की स्ट्रेन है और वही हमारे को अटैक करती है तो हम उसको स्ट्रेन ही कहेंगे। अगर उसका एक सींग की जगह 2 सींग की जगह 4 सींग आ जाते हैं तो हम कहेंगे स्ट्रेन, ये काली भैंस तो है लेकिन ये उसका वेरिएंट है। यानी कि जो वायरस है, हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है कि वायरस का वेरिएंट क्या है और म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन हमारे आरएनए और डीएनए में होती है। यानी कि अगर मेरा आरएनए बाहर का कवच सेम रहा, अंदर मेरे आरएनए में चेंजेस आए तो मैं उसको म्यूटेशन बोलता हूँ। मेरे डीएनए में चेंजेस आए तो मैं उसको म्यूटेशन बोलता हूँ। तो उसको हम बोलेंगे कोरोना वायरस का वेरिएंट। जब मैं म्यूटेशन हो जाती है तो मैं उसको वेरिएंट बोलता हूँ, लेकिन बोलूँगा मैं कोरोना वायरस। ऐसे भैंस के 2 सींग की जगह अगर 4 सींग आ जाएंगे तो मैं उसको बोल दूँगा वेरिएंट। अगर वो भैंस काली होके बिल्कुल सफ़ेद हो जाए तो मैं उसको बोलूँगा नई स्ट्रेन है ये। तो आउटलाइन जो है मैं उस स्ट्रेन से ले रहा हूँ और जो इनसाइड है मैं म्यूटेशन से ले रहा हूँ। यानी कि हार्डवेयर जो है मैं स्ट्रेन से ले रहा हूँ और सॉफ्टवेयर मैं म्यूटेशन से कर रहा हूँ। अब जो हमारे यहाँ स्ट्रेन आई है, क्या वो नई बात है? बिल्कुल नई बात है। ये बात है कि हम थोड़ा सा देर से जागे हैं। कोरोना वायरस, जब से भी हमको पता है कोरोना वायरस की इतनी स्ट्रेन्स हैं, ये म्यूटेशन करते रहते हैं। 1 साल में, 1 महीने में तो हमारे को नई नई स्ट्रेन देखनी पड़ती हैं। ऐसा ही कैंट में देखा गया कि वहाँ पे लोग मास्क डाल रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, लेकिन लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो तभी वहाँ के एपिडेमोलॉजिस्ट को, वहाँ के साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई नया इशू है, तो उन्होंने ये करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि जो कोरोना वायरस है इसमें फ़र्क क्या है। कोरोना वायरस कहाँ से आया था? सबसे पहले वुहान से। लेकिन हमारे देश में सबको लगा कि वुहान वायरस घूम रहा है। नहीं, ये वहाँ पे जो था इटालियन वायरस था जो हमारा म्यूटेशन करके आया है। और हमारे यूके में, यूएसए में, ये सारे के सारे यूरोप की फ़्लाइट्स जो यूएसए में अलग अलग जगह जा रही थी, एक एंट्री पोर्ट नहीं, हमारे तो 4-5 एंट्री पोर्ट है, उनके कम से कम 50 एंट्री पोर्ट है। तो यहाँ पे देखा गया कि एक इटालियन वायरस जिसका नंबर था D616G, ये वुहान वायरस नहीं है, ये घूम रहा है और ये बहुत लीथल है। हमारे इंडिया के वायरस है उससे हमारे मिलते जुलते हैं। अब जब ब्रिटेन में ये पाया गया कि इनके लोग ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा खतरनाक है, तो उन्होंने इसको स्टडी किया तो उसमें पाया
कि उसके अंदर आरएनए बदल गया है, जिसका नाम उन्होंने दिया B117। तो B117 हो गया चेंज। अब इसका हमारे को क्या लेना देना है, इसका हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे वो B117 हो या 8G वाला हो, बिल्कुल फ़र्क है। पहली चीज़ है डिटेक्शन में, जो हमारे किट बन रहे हैं जिससे मैं वायरस को डिटेक्ट करता हूँ, अगर उसमें डिटेक्ट करने की क्षमता नहीं होगी तो मेरी म्यूटेशन को, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ लेकिन टेस्ट मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाया कि मेरे कौन से म्यूटेट हो गए हैं जीन्स। दूसरा, मेरा इलाज, जिन लोगों ने शुरू में प्लाज्मा थेरेपी ली, प्लाज्मा थेरेपी हेल्दी लोगों से ली जाती है जो रिकवर कर चुके होते हैं, और अगर मैं उनको देता हूँ बीमार लोगों में जिनमें वायरस है और जो म्यूटेट कर चुका है, तो वो असर नहीं करेंगे। इसमें से कुछ वायरस बच जाएंगे जिसको हम बोलते हैं एस्केप वायरस, और वो बचे हुए वायरस अगर दूसरे को असर करेंगे तो वो बहुत ही, दूसरे के अंदर इन्फेक्ट करेंगे तो बहुत ही लीथल होगा। तीसरा मेरी बन रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि अभी ट्रम्प साहब ने भी ली थी, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत महंगा है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक कीटाणु को, एक स्पाइक प्रोटीन से, जो हमारी उनके एंटीजन है उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ हैं उनको करेंगे। लेकिन अगर मेरी स्पाइक प्रोटीन पे जो मेरा डीएनए आरएनए बदल गया है तो मेरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी उस पर असर नहीं करेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ आ गई। और लास्ट वैक्सीन पे, मैंने वैक्सीन तो बनाई है एक चीज़ के लिए, जैसे कोबरा के लिए, और उसमें जहर आ गया कैरेट का, और मैं वैक्सीन देता रहा हूँ सांप के नाम पे, तो वो वैक्सीन असर नहीं करेगी। यानी कि मैंने वैक्सीन तो दी कोविड-19 पे, लेकिन उसमें म्यूटेशन बदल गया है, वो वेरिएंट स्ट्रेन आ गई है, तो मेरी वैक्सीन का असर भी कम होगा और उसमें एंटीबॉडीज़ भी कम होंगी। तो इसका क्या मतलब है, हमको वैक्सीन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को करना पड़ेगा, और हमारे डिटेक्शन जो हमारे किट्स आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब आईसीएमआर ने क्या ट्वीट किया, कि आईसीएमआर ने ये ट्वीट किया कि हमारे जितने भी, अभी हमने 28 केस हमारे को मिले हैं मोटे मोटे तौर पे, 28 से 30 केस, जो यूके की स्ट्रेन है, यूके की स्ट्रेन के डिटेक्शन हमारे को एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, उन्होंने किट बना के उसको डिटेक्ट कर लिया है। और वीरो सेल पे जिसमें वायरस को उगाया जाता है, एक अफ्रीकन मंकी की किडनी से आता है, उसके ऊपर कल्चर मीडिया होता है हमारा, तो उसके ऊपर वायरस उगा के हमने उसको डिटेक्ट कर लिया है कि इस स्ट्रेन को कैसे करना है, और कल्चर कर लिया। इसके क्या फ़ायदे होंगे, कल्चर करने के ये फ़ायदे होंगे कि अगर इंडिया ने किट्स बनाने हैं जिससे ब्रिटेन का जो हमारा म्यूटेंट वायरस है उसको भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इससे हमारे को एक और मैसेज मिला है कि हमारे जीनोम स्टडी, हमारे जितनी भी मैकेनिज़्म अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे हमें कंटिन्यूस देखना चाहिए कि दिल्ली में कौन सा जीनोम चल रहा है, हैदराबाद में कौन सा चल रहा है, बेंगलोर में कौन सा चल रहा है, चेन्नई में भी। ये बिल्कुल हो सकता है कि कलकत्ता में जो वायरस हो उसका हमारा स्ट्रक्चर अलग हो, कश्मीर का वायरस अलग हो, और मुंबई का वायरस अलग हो। तो हमने इंटरनेशनल लोगों से सीखा कि इनको हम फॉलो करेंगे और इनका डाटा बनाएंगे और इनको आगे यूज़ करेंगे डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए। तो ये एक साइंटिफिक उपलब्धि है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, हमें पहले रखनी चाहिए थी, चलो देर से जागे, कुछ हो रही होंगी स्टडीज़ जो डाटा नहीं होगा, लेकिन अब तो ओपन में आ गया कि भारतीय सरकार भी यूके जैसे और यूएसए जैसे जीनोम स्टडी कर रही है। जब हमारा देश डेवलप्ड देश होने वाला है और हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हमें वैसी सोच होनी चाहिए, हम लोगों से एक स्टेप आगे चलना चाहिए। अब बात है वैक्सीन की। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन हमारी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड वालों ने बनाई है, वो इंडिया में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए दी है। यानी कि रिसर्च वहाँ हुई है, ट्रायल्स वहाँ हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बनेगी यहाँ पे। उसके तो ट्रायल हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, चाहे आधी डोज की या पूरी डोज की। लेकिन जहाँ तक कोवैक्सीन का है, मेरे से पूछा गया, तो अभी तो फेज़ 3 ट्रायल चल रहे थे कोवैक्सीन के, इसको इमरजेंसी यूज़ यूथराइजेशन दे दी गई है। तो सरकार ने सोचा होगा कि हमने अपने देश के लोगों को लगाना है तो इसलिए दिया जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका डाटा अभी पूरा उपलब्ध नहीं है, पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि हमारी मीडिया, हमारे सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी की बॉडी, लॉयर ये देखें कि ये ट्रायल जल्दी में तो नहीं किया गया, और ये हम चाहते हैं कि सारा देश कवर हो, लेकिन इसका नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो नया साल जो है नई वैक्सीन लेके आया है, नई उम्मीदें लेके आया है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। धन्यवाद।